औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड ईयर की हमारी क्लास है, चैप्टर नंबर 17 हमने जनाब शुरू किया था और एडवेंट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स इसका नाम है और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का टॉपिक है जो हम जनाब पढ़ने जा रहे हैं। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के टॉपिक हम जनाब पढ़ने जा रहे हैं, ज़रा तवज्जो से सुनिएगा, गौर से देखिएगा। कुछ पॉइंट्स हमने इसके अंदर डिस्कस कर लिए थे और हम जनाब डिस्कस कर रहे थे क्या, रिजल्ट्स ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी हम पढ़ रहे थे। वापस आते हैं अपने रिजल्ट टॉपिक के ऊपर। टॉपिक हम जो पढ़ रहे थे इसका नाम था स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में जो सबसे पहली बात मैंने आपको मेंशन किया था मेरे बेटा, कि आप ये बात समझ लें कि व्हाट यू आर गोइंग टू स्टडी नाउ, जो चीज़ें आप पढ़ने जा रहे हैं, दे आर समथिंग टोटली न्यू। ये बिल्कुल न्यू चीज़ें हैं, बिल्कुल नई बातें हैं, इनका पीछे किसी बात से कोई ताल्लुक नहीं है। यही वजह है कि अगर आप इनकी वजूहात, इनकी रीजनिंग जानने की कोशिश करेंगे तो यू विल नॉट गेट इट। इनकी वजह क्या, क्यों, कैसे का जवाब आपको इसके अंदर मिलेगा ही नहीं, इसलिए कि इसकी बेसिक्स यहाँ मौजूद नहीं है, ना हमने इसकी बेसिक्स को यहाँ स्टडी करना हमारा मकसद है। ये टोटली आपका इंफॉर्मेटिव है, टोटली आपका इंफॉर्मेटिव है। जहाँ तक थोड़ी बहुत बातें होंगी तो आपको बता भी दी जाएंगी। ये रिजल्ट आपके पास एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे, रिजल्ट देख लेते हैं। ये आपके पास मेरे बेटा 3 रिजल्ट है, बुनियादी तौर पे 3 रिजल्ट है, हम 4 बताएंगे आपको। एग्जाम में 3 पूछते हैं, मैं चौथे आपको पता होना चाहिए। पहला रिजल्ट है मास वेरिएशन। सुनना गौर से ध्यान से। अकॉर्डिंग टू स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, देखो समझ, क्लासिकल थ्योरी और रिलेटिव मैकेनिक्स, क्लासिकल मैकेनिक्स और रिलेटिव मैकेनिक्स का बुनियादी फर्क समझ ले। जिन बुनियादों पर क्लासिकल मैकेनिक्स खड़ी है उन चीजों को रिलेटिव मैकेनिक्स मानती नहीं है। क्लासिकल मैकेनिक्स की 2 बुनियादी बातें हैं, कंजर्वेशन ऑफ मैटर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैटर और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, और अनफॉर्चुनेटली ये दोनों ही रिलेटिव मैकेनिक्स में नहीं होते। ये दोनों रिलेशन होल्ड नहीं करते किसके ऊपर, क्लासिक रिलेटिव मैकेनिक्स पे होल्ड नहीं करते हैं। यही वजह है कि जो वजूहात है, जो बचपन से आपने आज तक साइंसेस के बारे में चीजें बिल्ड की हैं, वो यहाँ आपको जो है वो सब फेल हो जाएंगी, इसलिए ख्याल रखिएगा। According to special theory of relativity, the mass of an object in a frame of reference at rest is called its rest mass. अगर कोई बॉडी रेस्ट में है ना तो उसके मास का नाम होता है रेस्ट मास. If this mass is measured by an observer moving with constant speed v relative to the object, then it will not remain constant if the speed v is comparable to c. एक बॉडी है, उसका मास रेस्ट मास एम नॉट है. रेस्ट मास क्या है उसका, एम नॉट है. एक ऑब्जर्वर है, एक ऑब्जर्वर है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर मौजूद है, वो इस बॉडी को देख रहा है, और वो जो ऑब्जर्वर है आपका, जो ऑब्जर्वर आपका है वो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है. जब वो ऑब्जर्वर रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेगा तो उस ऑब्जर्वर को मास वो नजर नहीं आएगा जो मास रेस्ट में था, मास बदल जाएगा. कंजर्वेशन ऑफ मास विल नॉट बी ओबेड इन रिलेटिव मैकेनिक्स. रिलेटिव मैकेनिक्स में कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे नहीं होगा, मास बदल जाएगा ऑब्जर्वर के लिए, डिपेंडिंग अपॉन द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. एक और जुमला गौर से सुनना बेटा, डिपेंडिंग अपॉन दी वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर. ऑब्जर्वर की वेलोसिटी के लिहाज से मास तब्दील हो जाएगा, मास बदल जाएगा. और ये तब्दीली कब होगी, जब ऑब्जर्वर की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब होगी. क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ लाइट के करीब करीब होगी. ऐसा नहीं कि बस से बैठे किसी आदमी को देखे तो उसका मास चेंज हो जाएगा, ऐसा नहीं है. वेलोसिटी ऑफ लाइट कंपेरेबल टू सी हो. कंपेरेबल टू सी होने के मतलब है कि 3 into 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड के करीब करीब हो. The mass m the mass m in the moving frame of reference will vary according to the mass variation. इसका फार्मूला होता है m is equal to under the root m1 minus v square upon c square. ये आपका फार्मूला होता है किसका मेरे बेटा, मास वेरिएशन का ये फार्मूला होता है. m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर. याद रहे जो नीचे वाला फैक्टर है मेरे बेटा, इसका नाम होता है लॉरेंट्ज फैक्टर. क्या नाम होता है, कि लास्ट क्लास बताया था आपको मैंने, इसका नाम लॉरेंट्ज फैक्टर होता है. इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है, इसकी वैल्यू हमेशा 1 से छोटी वैल्यू इसकी होती है. जब एम नॉट को 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे, जब एम नॉट को 1 से छोटी वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो आंसर बढ़ जाएगा,
आंसर क्या होगा? बढ़ जाएगा। मैथमेटिकली ये इक्वेशन बता रही है कि मास इंक्रीज करता है, मास बढ़ जाता है। दिस मास वेरिएशन फार्मूला शोज दैट मास चेंजेस विद द वेलोसिटी एंड नॉट इन जनरल इज अ कांस्टेंट। दो जुमले समझना गौर से। इज नॉट इन जनरल कांस्टेंट, यानी कि मास कांस्टेंट क्वांटिटी नहीं है। मास इन जनरल, the mass changes with the velocity and not in general a constant, nor the same for all the observer। और दूसरी बात, अगर बदला भी है ना तो हर ऑब्जर्वर के लिए सेम नहीं बदलेगा। तीन ऑब्जर्वर अलग अलग वेलोसिटी से अगर मूव कर रहे हैं और वो किसी बॉडी को देखते हैं, सबकी रिलेटिव वेलोसिटी अलग अलग है, तो हर एक के लिए मास अलग अलग होगा। हर एक के लिए मास अलग-अलग होगा, हर एक के लिए मास अलग-अलग होगा, डिपेंडिंग अपॉन द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जर्वर। अच्छा, एक लफ्ज़ मैं बार-बार यूज़ कर रहा हूँ, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी। मैंने पिछली क्लास के अंदर भी एक्सप्लेन किया था रिलेटिव वेलोसिटी के बारे में कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के दरमियान की वेलोसिटी होती है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 50 है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी 10 है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 50 है, तो रिलेटिव वेलोसिटी 40 होगी। 50 माइनस 10, 40 होगी। दोनों के दरमियान जो वेलोसिटी होती है उसको रिलेटिव वेलोसिटी कहते हैं। तो हर ऑब्जर्वर के लिए जिसकी रिलेटिव वेलोसिटी अलग है, उसके लिए मास भी क्या होगा? अलग होगा। डिपेंड्स अपॉन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन विच द बॉडी इज बीइंग ऑब्जर्व्ड। हर ऑब्जर्वर के लिए मास अलग अलग होगा। डिपेंड करेगा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से ऑब्जेक्ट को देखा जा रहा है। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए जो मास होगा वो अलहदा होगा, डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, बेसिकली मास बढ़ जाता है। एम नॉट व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस फ्रॉम विच द बॉडी बीइंग ऑब्जर्व्ड। अगर किसी ऐसे फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं जो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, अगर रेस्ट पे है दोनों, फिर तो मास सेम रहेगा। रेस्ट में तो मास सेम रहेगा। जब रेस्ट में होता है तो वी जीरो हो जाता है। जब मेरे बेटा वी जीरो हो जाएगा तो वी अपॉन सी जीरो हो जाएगा, ये वन हो जाएगा, एम एम नॉट के बराबर हो जाएगा। मगर जब वी की वैल्यू होगी, ये वैल्यू वन से छोटी आएगी, मास बढ़ जाएगा। मास हमारा क्या होगा? बढ़ जाएगा, मास हमारा इंक्रीज कर जाएगा। तो समझ लो बात ध्यान से कि रिलेटिव मैकेनिक्स के अंदर मास फिक्स नहीं होता। ये तो बुनियादी फर्क आ गया क्लासिकल मैकेनिक्स में और रिलेटिव मैकेनिक्स में। अगर आप क्लासिकल मैकेनिक्स को ध्यान में रखते हुए सवाल करोगे तो आपका सवाल नहीं बनता। जो अगर आपके जहन में कोई सवाल उठ रहा है तो वो सवाल बनता ही नहीं है। इसलिए सवाल इसलिए नहीं बनता कि आप जब सवाल उठाओगे तो आप सवाल उन बेसिस पर उठाओगे जो आपने पढ़ा है क्लासिकल मैकेनिक्स पे। और हम तो ये कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स एप्लीकेबल ही नहीं है। हम तो क्या कह रहे हैं कि क्लासिकल मैकेनिक्स तो एप्लीकेबल है ही नहीं। नेक्स्ट हमारे पास है टाइम डायलेशन। टाइम आमतौर पे फिक्स होता है, मगर क्लासिकल में रिलेटिव मैकेनिक्स से कहती है कि अगर डिफरेंट ऑब्जर्वर डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी इवेंट को देखे तो हर एक के लिए इवेंट का टाइम अलग अलग होगा। हर ऑब्जर्वर के लिए टाइम इज रिगार्डेड एज एन एब्सोल्यूट क्वांटिटी इन क्लासिकल मैकेनिक्स, वेयर एज इन स्पेशल क्लास जो क्लासिकल मैकेनिक्स है वो टाइम कहते हैं एब्सोल्यूट है। मतलब आप चार लोग अगर हैं पेंडोला में, सबका एक जैसा है तो सबका टाइम पीरियड सेम आएगा। कोई कोई लंदन में रह रहा है, कोई पाकिस्तान में रह रहा है, कोई कहीं भी रह रहा है, सबके लिए 1 घंटा 60 मिनट का है, सबके लिए पूरे एक दिन 24 घंटे का है। मगर जब हम रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेंगे, 1 मिनट बेटा सवाल अभी लेते हैं। जब हम रिलेटिव मैकेनिक्स से मूव करेंगे तो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेंगे तो टाइम सेम नहीं रहेगा। अगर एक आदमी जनाब बैठा हुआ है जुपिटर पे, एक आदमी बैठा हुआ है जनाब अली जो है वो मार्स पे, एक ऑब्जर्वर बैठा हुआ है जनाब अली वेनस के ऊपर, उन तमाम के लिए अगर वो किसी इवेंट को देखते हैं तो हर एक के लिए टाइम अलग अलग होगा। हर एक के लिए टाइम क्या होगा? अलहदा होगा। हर एक के लिए टाइम अलग होगा, डिफरेंट होगा, मुख्तलिफ होगा। एक बड़ी इंटरेस्ट की बात आपको बताऊं मैं, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना बाहर, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं ना आपके चांद पे इधर उधर जा रहे हैं, उनके हिसाब से 5 साल गुजरते हैं, हमारे हिसाब से 3 साल होते हैं। मिसाल दे रहा हूँ कि समझे आप। उनके हिसाब से कुछ और चल रहा होता है, यहाँ के हिसाब से टाइम कुछ और चल रहा होता है, क्योंकि उनके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? उनके अंदर रिलेटिव वेलोसिटी पाई जाती है। द टाइम इंटरवल बिटवीन टू इवेंट्स टेकिंग प्लेस एट द सेम पॉइंट इन द स्पेस एज द टाइम विद द क्लॉक एट रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट इज कॉल्ड प्रॉपर टाइम। एक इवेंट के अंदर कोई इवेंट है, कोई काम हो रहा है,
एक ऑब्जर्वर है रेस्ट पे देख, एक ऑब्जर्वर है रेस्ट में, वो उसको देखता है, एक ऑब्जर्वर है उसको रेस्ट पे देखता है, उसने टाइम नोट किया, उसका नाम होता है प्रॉपर टाइम। क्या बोलते हैं उसको? प्रॉपर टाइम बोलते हैं, या टाइम फॉर द इवेंट एट रेस्ट बोलते हैं। इसको डिनोट करते हैं टी नॉट से। किससे करते हैं इसको? टी नॉट से, टाइम एट रेस्ट करते हैं। एक और ऑब्जर्वर है जो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक और ऑब्जर्वर है जो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब वो उसी इवेंट को नोट करता है, जब वो उसी इवेंट को नोट करता है, उसी इवेंट को देखता है, यानी एक साहब ने जमीन पे बैठ के देखा, एक साहब ने जो है वो मार्स पे बैठ के देखा, एक साहब ने जुपिटर पे बैठ के देखा, तो हर एक के लिए टाइम अलग अलग आएगा। द टाइम मेजर्ड विद द क्लॉक इन मोशन विद रिस्पेक्ट टू इवेंट इज नोन एज रिलेटिविस्टिक टाइम। रिलेटिव टाइम कह लो या रिलेटिविस्टिक टाइम कह लो, इसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। बोथ द टाइम इंटरवल टी एंड टी नॉट रेफर टू द टाइम elapsed बिटवीन द सेम पेयर ऑफ इवेंट अकर इन द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। एक ही इवेंट है, एग्जामिन दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे कर रहे हैं। इवेंट एक ही है, मगर दो अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसको देखा जा रहा है। वजह इसकी एक और प्रॉब्लम ये भी है ना, कि हम इसकी मिसाल कॉमन लाइफ से दे भी नहीं सकते। हम इसकी मिसाल कॉमन लाइफ से दे भी नहीं सकते। एक छोटी सी मिसाल है, वो देने की आपको मैं कोशिश करूंगा, शायद आपको बात समझ में आए। मुकम्मल है, फिर मिसाल देता हूँ। Both the time interval t0 and t refer to the time elapsed between the same pair of events occur in the two frame of references with a relative speed v. According to the special theory of relativity के मुताबिक जो टाइम होगा रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करने वाले ऑब्जर्वर के लिए, वो बराबर होता है t अपॉन 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। Above equation represent is known as time dilation formula. Time dilation phenomena कहते हैं। According to the time dilation formula, we mean that from the point of view of an observer at rest, the time of the observer in motion is dilated. Dilated मतलब होता है बढ़ जाना, डिले से निकला है। किससे निकला है बेटा? डिले से निकला है। जो ऑब्जर्वर रेस्ट में मूव करेगा, उसके लिए टाइम डायलेट कर जाएगा, उसके लिए टाइम बढ़ जाएगा। टाइम डायलेशन, वक्त का बढ़ना। The clock is moving frame of reference in moving frame run slowly. फ्रेम ऑफ रेफरेंस अगर मूव कर रहा है तो उसमें घड़ी की रफ्तार सुस्त हो जाएगी। घड़ी की रफ्तार क्या होगी? सुस्त हो जाएगी। ठीक है जनाब। लॉरेंट फैक्टर गिव द रेशियो ऑफ द रेट्स ऑफ द क्लॉक ऑफ द नॉर्मल स्पीड। दिस फैक्टर इज सो क्लोज टू यूनिटी वन दैट वी आर क्वाइट एन। जब हम आम जिंदगी के अंदर बात करते हैं ना, जब आम जिंदगी के अंदर हम बात करते हैं, तो जो 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर है, ये 1 के करीब हो जाता है। तो टी और टी नॉट बराबर हो जाते हैं। हमें इसका इतना फर्क महसूस नहीं होता, हमें इसका इतना फर्क महसूस होता नहीं है। मगर जब हम रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेंगे ना, तो ऐसी सूरत में इसका बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट फ़र्क होता है। बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो फ़र्क नज़र आएगा जब रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब किसी के जहन में सवाल बीच में खड़ा हो जाएगा कि जब रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर ही नहीं सकते, तो फिर इतनी सारी कहानी सुनाने की ज़रूरत क्या है? जब रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर ही नहीं सकते, क्योंकि हमारे लिए रिलेटिव वेलोसिटी से मूव करना हमारे लिए मुमकिन नहीं होता। मगर जब हम बात करते हैं ऐसे पार्टिकल की, फोटोन की, लाइट वगैरह की बात करते हैं, तो वहां पर स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और ये फिनोमेना वहां पर आपके लिए वैलिड होगा। ठीक है बेटा, एक सवाल हो गया। एक मैं बड़े सिंपल सी मिसाल आपको देता हूँ, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। एक पेपर लें, उस पेपर के ऊपर लिखे 6। क्या करें बेटा? एक पेपर लें, उस पेपर के ऊपर लिखे 6। 6 लिखना आता है ना भाई? 6 लिखना आता है? 6 लिख लेंगे। जब 6 मेरे बेटा लिखेंगे और एक बंदे को बोले सामने खड़े जाओगे, कहाँ खड़े जाओ? सामने खड़े जाओ। अब बोलो कि पढ़ो क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ेगा वो? क्या पढ़ेगा? कौन जवाब देगा इसका? 6 लिखे, आपने 6 लिखा, एक बंदा सामने खड़ा हुआ है, जब वो उसको पढ़ेगा, वो 6 नहीं पढ़ेगा। क्या पढ़ेगा? मिला मुबीन साहब कुछ कहना चाह रही है, बोलो भाई क्या पढ़ेगा? बोलो भाई मिला। जो बंदा सामने सर खड़ा, वो 9 पढ़ेगा। जो सामने बंदा है, वो बंदा उसको 9 रीड करेगा, 9 पढ़ेगा, यानी कि अपने हिसाब से वो ठीक पढ़ रहा है। आपके हिसाब से 6 है, उसके हिसाब से 9 है। यही चीज समझाने की कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूं, बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो पूरी कहानी सुनाई है कि रिलेटिव मैकेनिक्स के अंदर जब डिफरेंट ऑब्जर्वर होंगे, डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, तो हर एक के लिए बॉडी की पोजीशन, हर एक के लिए इवेंट का टाइम, हर एक के लिए मास डिफरेंट हो जाएगा। डिपेंड करेगा कि कहाँ मौजूद है, डिपेंड करेगा कहाँ पर हमारे पास जनाब मौजूद है, इस पे जनाब अली ये डिपेंड करेगा।
किसी का कोई सवाल था, कोई सवाल करना चाह रहा था, मैं खाली मिला ही करना चाह रही सवाल। जी, सवाल कर लेते ना, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर जाऊँ। कोई सवाल करना चाह रहा था भाई? माइक खोल दिया कर रहे? जी। एनीवन इफ यू हैव टू आस्क, जी बेटा बोल, जल्दी बोले। टाइम डायलेशन और मास वेरिएशन होती है, हमेशा बढ़ता ही, मतलब कम नहीं होता कभी। कम नहीं होगा, कम नहीं होगा, बढ़ेगा। ये जो लॉरेंस फैक्टर है बेटा, जो लॉरेंस फैक्टर है ये हमेशा 1 से छोटा होगा। लॉरेंस फैक्टर कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। किसी भी मटेरियल मीडियम की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। या मैं अगला पॉइंट बताना भी था मेरे को अभी ना, किसी भी मटेरियल मीडियम की वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। ये ख्याल रखना कि द मैक्सिमम वेलोसिटी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट। लिहाजा ये फैक्टर हमेशा 1 से छोटा आएगा। जब 1 से छोटा आएगा तो ऑब्वियसली बात है आंसर बड़ा आएगा। The next result we have is called, note that every observer may consider himself to be at rest and consider that all the frame of reference is motion. एक और बड़े मजे की बात है, यहाँ एक बात बस समझना कि जो हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये समझता है कि मैं रेस्ट में हूँ, बाकी मूव कर रहे हैं। आप बस के अंदर मौजूद है, बस चल रही है, आपको लगता है मैं रेस्ट में हूँ, बाहर के लोग मूव कर रहे हैं। जो बाहर खड़ा है वो समझता है वो रेस्ट में, आप मूव कर रहे हैं। हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये एज्यूम करता है, ये फर्ज करता है, ये समझता है कि वो खुद रेस्ट में है, बाकी बॉडीज क्या कर रही है, मूव कर रही है। द नेक्स्ट वी हैव इज कॉल्ड लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये जरा मजे का इंटरेस्टिंग है ना। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन है इन थ्योरी ऑफ स्पेशल रिलेटिविटी. In special theory of relativity, it has been found that the measurement of the length of a rod in a stationary frame of reference is not the same when the rod is measured by the observer in moving frame of reference. एक रॉड है, उसकी लेंथ है, एक लेंथ मेजर कर रहा है कौन? एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में, एक ऑब्जर्वर जो कि रेस्ट में है वो लेंथ को मेजर कर रहा है, और उसी लेंथ को एक और ऑब्जर्वर नोट कर रहा है जो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है। तो पता ये चला कि दोनों के लिए लेंथ अलग अलग हो जाती है। दोनों के लिए लेंथ क्या होती है? अलहदा अलहदा हो जाती है, अलग अलग हो जाती है। सुनना गौर से, जो आपका ऑब्जर्वर रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है उसको वो लेंथ नजर नहीं आएगी जो लेंथ रेस्ट में मौजूद ऑब्जर्वर को नजर आएगी। अगर एल नॉट लेंथ ऑफ द रॉड फॉर एन ऑब्जर्वर एट रेस्ट है, एक ऑब्जर्वर है जो रेस्ट में देखता है, उसकी लेंथ एल है, एल नॉट है, और एक और ऑब्जर्वर है जो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, एक और ऑब्जर्वर है जो रिलेटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है, और जब उसके लिए लेंथ देखी जाती है तो उसके लिए फार्मूला होता है एल इज इक्वल टू एल नॉट अंडर द रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब लॉरेंस फैक्टर मल्टीप्लाई हो रहा है। अभी कह रहा है, ये मत कह रहा क्यों हो रहा है, ये हमारा काम नहीं है। ये सवाल कोई ना कर देना भाई कि सर अब तक डिवाइड कर रहे थे, अब सर का दिल चाहा, सर ने मल्टीप्लाई कर दिया। तो भाई मैंने नहीं किया, ये जिन लोगों ने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई है उन्होंने किया है। ये मैंने नहीं किया है ना आपने किया है। ये जिन्होंने स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी बनाई है उन्होंने इसको ऑब्जर्व किया है, उन्होंने इसको लिखा है। ये इन्फॉर्मेटिव है, ये इन्फॉर्मेटिव है, ये क्या क्यों वाला सवाल नहीं है, ये उन्होंने ऐसा ऑब्जर्व किया है, देखा है। वी अपॉन सी लेस देन 1 होता है जब लॉरेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी होती है। जैसे बताया आपको मैंने कि लॉरेंस फैक्टर की वैल्यू 1 से छोटी होती है जब 1 से छोटी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं। जब 1 से छोटी किसी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं मेरे बेटा, अगर 2 को मैं मल्टीप्लाई करा दूं 0.5 से, 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करा दूं, 2 है उसको मल्टीप्लाई कराया 0.5 से, आंसर आएगा 1। आंसर कम हो जाता है। आंसर क्या होता है? कम हो जाता है, आंसर हमारा डिक्रीज कर जाता है। जब किसी वैल्यू को 1 से छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई कराते हैं तो आंसर कम हो जाता है, आंसर रेड्यूस हो जाता है। चूंकि लॉरेंस फैक्टर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई होने के नतीजे में आंसर कम आएगा, आंसर छोटा आएगा। आंसर क्या आएगा? छोटा हमारे पास जनाब, आंसर जो हमारे पास आएगा वो आंसर हमारे पास स्मॉल आएगा। सिंस v अपॉन c इज लेस देन यूनिटी, द लेंथ l इज लेस देन l नॉट। जो लेंथ l आएगी, जो लेंथ हमारे पास l आएगी वो l नॉट से छोटी आएगी। जो लेंथ आएगी वो जो l आएगी वो l नॉट से छोटी आएगी। लेंथ कम हो जाती है, टाइम बढ़ा था, मास बढ़ा था, लेंथ क्या होती है? कम हो जाती है। दिस इज कॉल्ड लॉरेंट फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन। इसका एक और नाम भी है, वो लॉरेंट फिट्जगेराल्ड कॉन्ट्रैक्शन भी इसको कहा जाता है। ये एमसीक्यूज वगैरह में कभी काम आ जाए तो काम आ जाए, इसमें आप जरा देख लीजिएगा।
इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट, एक बात और समझने की है, that only the dimension along the length of the motion is changed and there is no change in the other two perpendicular direction. अब जुमला सुनना गौर से, यहां ये बात लाजिम है, जरूरी है कि लेंथ में तब्दीली उस वक्त होगी जब लेंथ की डायरेक्शन, सुनना बेटा गौर से, तवज्जो देके मेरी बात सुनना, लेंथ ये है और जो वेलोसिटी है, लेंथ और वेलोसिटी दोनों की डायरेक्शन सेम हो। जो लेंथ और वेलोसिटी है, लेंथ और वेलोसिटी दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, तब तो लेंथ में कमी हो, तब तो लेंथ में कमी होगी। अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, कैसे, लेंथ जो वेलोसिटी और लेंथ है दोनों एक डायरेक्शन में, दोनों एक डायरेक्शन में, अगर मेरे बेटा फर्ज करो लेंथ इस तरीके से है, अगर लेंथ इस तरीके से है तो लेंथ में तब्दीली नहीं होगी, तो लेंथ में तब्दीली नहीं होगी। यहां ये बात नोट करना जरूरी है, ओनली द डायमेंशन अलोंग द लाइन ऑफ मोशन इज चेंज। अगर फर्ज करो थ्री डायमेंशन में है, फर्ज करते हैं क्या मेरे बेटा, अगर ये अगर ये ऐसे मूव कर रहा है, तीन डायमेंशन में ये मूव कर रहा है आगे, ये वाला एक्स है, ये वाला वाई, ये वाला जेड है, मैं लिख देता हूं आपको यहां पर, ये वाला फर्ज करें आपका मेरे बेटा एक्स है, ये डायमेंशन एक्स एक्सिस है, ये डायमेंशन क्या है मेरे बेटा वाई एक्सिस है चंदा, और ये वाली डायमेंशन क्या है मेरे बेटा जेड एक्सिस है। और ये मूव कैसे कर रहा है, अलोंग एक्स एक्सिस मूव कर रहा है। कहाँ मूव कर रहा है मेरे बेटा, अलोंग एक्स एक्सिस अगर मूव कर रहा है तो लेंथ की तब्दीली एक्स में होगी, वाई या जेड में नहीं होगी। कोई ऐसी चीज है जिसकी लेंथ भी है, ब्रेथ भी है, हाइट भी है, एक्स एक्सिस पे भी, वाई एक्सिस पे भी, जेड एक्सिस पे भी है, तो सिर्फ वो वाली साइड की लेंथ बदलेगी जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन है, सिर्फ उस साइड की लेंथ तब्दील होती है जिस डायरेक्शन के अंदर मोशन है। मोशन हॉरिजॉन्टल है, एक्स डायरेक्शन में है, तो एक्स की लेंथ तो बदलेगी, मगर वाई और जेड की डायरेक्शन की लेंथ तब्दील नहीं होगी। इट इज ये सब एमसीक्यू वगैरह के अंदर पूछते हैं, ख्याल रखना। इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट ओनली द डायमेंशन अराउंड द लाइन ऑफ द मोशन इज चेंज एंड देयर इज नो चेंज इन द अदर टू परपेंडिकुलर डायरेक्शन। दोनों बाकी दोनों डायरेक्शन में कोई तब्दीली नहीं होगी। द डेवलपमेंट ऑफ स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी is become apparent that there is no physical contraction on the moving object. एक बात समझ लो कि फिजिकली कम नहीं होता, सिर्फ महसूस होता है, अपीयर्स। तवज्जो देके गौर से बात को समझना, इस पॉइंट को। जब फिजिकल ऐसा नहीं है कि रॉड कम होकर उसकी लेंथ 20 मीटर से कम होकर 10 मीटर रह जाएगी, ये सिर्फ थ्योरेटिकल होता है, ऑब्जर्वर को महसूस होता है, इसको कहते हैं नजर का धोखा। ऑब्जर्वर को महसूस होता है, फिजिकली कोई तब्दीली होती नहीं है, फिजिकली कोई तब्दीली होती नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्वर को ऐसा महसूस होता है कि लेंथ कम हो गई है। There is however an apparent contraction of the body for an observer where apparent का मतलब क्या होता है, महसूस होना, नजर आना, फील होना। apparent लफ्ज इस्तेमाल किया है, एक्चुअल नहीं होता, एक्चुअल चेंज नहीं होता, apparent चेंज होता है। apparent का मतलब जो जाहिरी तौर पे आपको नजर आ रहा है। apparent contraction on the body for an observer where there is a relative motion of the object and the observer। एक और जुमला सुनिए गौर से, इन नेचुरल सेंस, एक और चीज समझ लेने के, द ऑब्जर्वर इन मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस कैन नॉट डिटेक्ट द कॉन्ट्रेक्शन। जो ऑब्जर्वर खुद है ना, जो मूव कर रहा था, उसको महसूस नहीं होगा। जो ऑब्जर्वर खुद होगा, जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, उसको खुद महसूस नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए तो रिलेटिव वेलोसिटी है ही नहीं। दो, एक मूव कर रहा है, दूसरे के लिए तब्दीली होगी। जो मूव कर रहा है खुद, उसको महसूस नहीं होगा। जो खुद मूव कर रहा है वो तो खुद अपने ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बॉडी मूव कर रही है, वहां पर ये तब्दीली ऑब्जर्व नहीं होगी। जिस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर बॉडी मूव कर रही है ना, उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को महसूस नहीं होगा, क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी होनी चाहिए। जहां से देख रहे हैं और जिसको देखा जा रहा है, उनके दरमियान वेलोसिटी होनी चाहिए। जहां से देख रहे हैं और जहां को देखा जा रहा है, उनके दरमियान वेलोसिटी होगी, तभी ये फर्क पड़ेगा। अब देखो मेरे बेटे, एक और लास्ट रिलेशन देख लेते हैं, जिसका नाम है मास एनर्जी कन्वर्जन। ये तो हमने पहले भी किया हुआ है, ये हमने पहले भी जनाब किया हुआ है। एग्जाम में जब पूछते हैं तो तीन ही पूछते हैं, मास वेरिएशन, टाइम डायलेशन और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। ये आपको वैसे बता देते हैं, हमने पहले भी किया हुआ है। आपको याद होगा कि मास एनर्जी रिलेशन है कि लॉ, जो क्लासिकल मैकेनिक्स है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स कहती है मास एनर्जी कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, मास कैन नादर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। क्लासिकल मैकेनिक्स की बुनियाद तो खड़ी इन दो रूल के ऊपर है,
और क्लासिकल मैकेनिक्स मान और जो रिलेटिव मैकेनिक्स मानती ही नहीं इसको। रिलेटिव मैकेनिक्स तो ये कह रही है कि मास और एनर्जी एक दूसरे में कन्वर्ट भी हो सकते हैं। वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट इज यूनिवर्सल कांस्टेंट। एक और बात ख्याल रखना यहाँ पर, वी कैन नॉट रीच द स्पीड ऑफ लाइट। ये जो आप किसी ने सवाल पीछे किया था ना, उसका जवाब मिल जाएगा आपको। वी नो दैट द स्पीड ऑफ लाइट द यूनिवर्सल कांस्टेंट। स्पीड ऑफ लाइट एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है हर एक के लिए। वी कैन नॉट रीच द स्पीड ग्रेटर देन द स्पीड ऑफ लाइट। हम स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा जा ही नहीं सकते। किसी भी मटेरियल मीडियम की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती। किसी भी मटेरियल मीडियम की वेलोसिटी वेलोसिटी ऑफ लाइट से ज़्यादा नहीं हो सकती है। द क्वेश्चन इज हाउ टू reconcile with the result of a special theory of relativity with Newton's second law of physical to ma। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के साथ कैसे इसको कंपेयर किया जाए, रिकंसाइल किया जाए। इट विल बी सीन दैट any constant force, no matter how small, applied for a considerably very long time, should continuously accelerate any body m at a rate a is equal to f upon m। जब किसी बॉडी पर फोर्स अप्लाई कराई जाती है, कितनी छोटी फोर्स हो, बहुत लंबे अरसे तक अप्लाई कराएंगे तो वो आगे चल के उसके अंदर कुछ ना कुछ एक्सलेशन पैदा कर देगी जो a इज इक्वल टू एफ अपॉन एम के बराबर होगी, which was arbitrarily very large। Einstein concluded that the energy has inertia। एनर्जी के अंदर क्या होता है, इनर्शिया होता है। इनर्शिया उस प्रॉपर्टी को कहते हैं जो कि नहीं चाहती कि बॉडी की स्टेट तब्दील हो। मोर एनर्जी ऑफ अ बॉडी पजेस मोर इनर्शिया। अगर मास ज्यादा होता है तो एनर्जी ज्यादा होती है, एनर्जी ज्यादा होती है तो इनर्शिया ज्यादा होता है। Since inertia is a proper property of matter which is associated with mass, thus from Einstein argument, mass is simply a property attributed to the total energy of the mass। जो मास होता है उसका ताल्लुक एनर्जी से होता है। जो बात बेटा माइक बंद कर ले फालतू। Thus from Einstein argument, mass is simply a property attributed to total energy of the body and only the total energy is required to know the total mass of the body। किसी बॉडी का मास मालूम करने के लिए एनर्जी पता होगी तो मास निकाल सकते हैं। दस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टोटल एनर्जी ऑफ अ बॉडी आर रिलेटेड बाय फेमस आइंस्टाइन फार्मूला E इज इक्वल टू mc स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जिसके जरिए मास और एनर्जी को आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं फ्रॉम द रिलेशन। टाइम जरा शॉर्ट है, एक दो चीज और भी करनी है ना। फ्रॉम द रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी हैज बीन प्रिडिक्टेड दैट एनी प्रोसेस that changes the mass by a detectable amount would involve huge amount of energy। जो किसी बॉडी के मास को तब्दील कर दे उसके साथ बड़ी अमाउंट में एनर्जी होगी। एक एग्जांपल दी हुई है कि अगर 1 ग्राम मास होता है ना तो एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 13 जूल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। E इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर फार्मूले के तहत ये फार्मूला हमारा होता है। क्वांटम मैकेनिक्स में चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। फिर हमने रिलेटिविटी या हमने रेडियो एक्टिविटी की फिनोमेना के अंदर भी इस चीज़ को हमने डिस्कस किया था। अब ये तो मैंने आपको इतनी सारी कहानी सुना दी, और अगर आप गौर से मेरे बच्चा देखो, अगर आप गौर से मेरे बेटा देखो तो मैंने तकरीबन पूरी स्लाइडें आपके पास जो है वो पूरी स्लाइडें आपको जनाब, एक स्लाइड मैंने पूरी आपको जनाब जो है वो किसके ऊपर, मास वेरिएशन के ऊपर, और इसी तरीके से एक स्लाइड आपको जनाब वाली जो है वो टाइम डायलेशन, सॉरी एक और स्लाइड पूरी आपकी जो है वो टाइम डायलेशन के ऊपर, पूरी एक स्लाइड हमने, और कॉपी में लिखोगे ना ये बहुत सारा काम है, कोई मजाक बात नहीं है ये, और पूरी हमने जो है वो लेंथ कॉन्ट्रेक्शन पे लगा दी। मगर जब आप मुख्तलिफ कोचिंग सेंटरों के या मुख्तलिफ जगहों के नोट्स वगैरह देखोगे ना तो इतनी कहानी कहीं नहीं मिलेगी आपको। बहुत रेयर ही कोई सेंटर होगा जिससे इतनी कहानी लिखी होगी। इन मोस्ट ऑफ द नोट्स यू विल फाइंड अराउंड, जितने भी नोट्स आपको अराउंड फील होंगे, मिलेंगे, आपको नजर आएंगे, उनमें इस तरीके से रिजल्ट लिखे होंगे। उनमें इस तरीके से रिजल्ट आपके पास लिखे हुए होंगे। मास वेरिएशन है, उसके नीचे लिखा होगा डायरेक्ट फार्मूला, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं। जितनी मैंने कहानी आपको स्टोरी सुनाई है ना, स्टोरियाँ, वो कोई स्टोरी कुछ भी नहीं लिखी होगी। बोलेंगे जनाब जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास तब्दील हो जाता है। m बराबर होता है m0 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के। m0 रेस्ट मास होता है, m को रिलेटिव मास कहते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी v होती है और वेलोसिटी ऑफ लाइट c होती है। कंक्लूजन क्या होता है मेरे बेटा इसका, कि जो आपके पास ये फार्मूला शो करता है कि जब कोई बॉडी मूव करती है तो उसका मास तब्दील हो जाता है और रिलेटिव वेलोसिटी के साथ साथ, और ये मास बेसिकली इंक्रीज करता है। आप बेशतर नोट्स के अंदर देखोगे आपको इतनी ही कहानी लिखी हुई मिलेगी, ना आगे ना पीछे ना दाएं ना बाएं, कोई स्टोरी कोई कहानी आपको नहीं सुनाएगा। इस टॉपिक में लोग हाथ डालते हुए डरते हैं, इस टॉपिक पे लोग छेड़ते हुए डरते हैं, समझे? आपको चाहते बस जल्दी से इसको घुमा फिरा के आगे से रवाना कर दो कि बच्चे इस पर ज़्यादा रुके ना। मैंने आपको एक चीज़ समझा दी कि यह इंफॉर्मेटिव है,
ये आपका इन्फॉर्मेटिव है। इन्फॉर्मेटिव होने के मतलब क्या है मेरे बेटा, कि आपको रिज़ल्ट बताए जा रहे हैं, आपको इसके व्हाय पर, क्यों पे नहीं जाना कि क्या, क्यों, कैसे, इसका जवाब नहीं देना आपने। काफ़ी सारी बातें बता भी दी है मैंने, कब तब्दीली होती है, कब तब्दीली नहीं होती, किसके लिए होती है, किसके लिए नहीं होती है, इतनी सारी कहानी को सुनाता भी नहीं है। दूसरा आपका टाइम डायलेशन का फिनोमेना था। उसको भी डायरेक्टली ऐसे लिखा हुआ होगा, टी बराबर होगा टी नॉट अपॉन अंडर रूट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर हमारे पास हो जाएगा। टी से मुराद रेस्ट, टी नॉट रेस्ट मास है, टी रिलेटिव मास है, और जनाब वी हमारे पास रिलेटिव वेलोसिटी है, और सी हमारे पास वेलोसिटी ऑफ लाइट है। इसका कंक्लूजन भी कह देंगे आप कि चूंकि डिवाइड हो रहा है, लिहाजा जो रिलेटिव वेलोसिटी वो इंक्रीज कर जाती है, रिलेटिव वेलोसिटी आपके पास बढ़ जाती है। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है आपकी, यानी कि जब किसी मूविंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस से किसी इवेंट को देखा जाता है तो टाइम बदल जाता है, और वो टाइम बेसिकली आपका इंक्रीज कर जाता है। और फिर लेंथ कॉन्ट्रैक्शन था, और एल बराबर होता है एल नॉट वन माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। एल आपका रेस्ट लेंथ होती है, ये रिलेटिव लेंथ हमारे पास होती है, ये रिलेटिव वेलोसिटी होती है। कंक्लूजन बता देंगे आपको कि जनाब जो लेंथ है वो, दिस फार्मूला शोज दैट द लेंथ ऑफ अ बार चेंजेस विद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस and decreases with increase in velocity if velocity and length are in same direction। अगर velocity of length same direction में हो तभी तब्दीली नजर आएगी, वरना तब्दीली हमें नजर नहीं आएगी। ये आपके 3 बेसिक रिजल्ट बड़ा स्क्रीन पे साफ सुथरा सा आपको लिखा हुआ जनाब नजर आ गया होगा, ठीक है जनाब। और आखिरी रिजल्ट हमारे पास था मास एनर्जी रिलेशन था। In special theory of relativity, the total energy and the mass are related by famous Einstein equation E is equal to mc square. This relation, फ्रॉम दिस इक्वेशन मास एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू ईच अदर। ये बिल्कुल जो 4 पीछे आपको मैंने स्लाइड दिखाई है, पूरी पूरी कहानी सुना दी है, पूरा पूरा पीरियड मैंने इसके ऊपर लगा दिया है, पूरी कहानी के साथ सुना दी आपको मैंने, तफसील भी बता दी है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो नहीं भी बतानी थी वो भी बता दी आपको मैंने। तो वो भी उनके साथ साथ आप देख लें, अगर नहीं याद हो पाता भाई तो ये एटलीस्ट ये तो याद होना चाहिए। नहीं याद हो पाता तो एटलीस्ट इतना तो आपको जो है वो याद होना चाहिए। बेहतर तो ये है कि उसको आप याद जनाब कर लें। इन चारों रिजल्ट को मैंने एक जगह पर सिंपली समराइज़ कर दिया है, जमा कर दिया है, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, ठीक है मेरे बेटा। तो ये आपका फिनोमेना हो गया है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के हवाले से। दूसरी बात ये सुन ले मेरे बेटा कि इस पूरी ऑनलाइन